Welcome to the channel JIB and CIB Made Simple. So this is our AFM unit number 13 theory portion, which is based on preparation of financial account. Preparation of, I think it is final account, not financial account. Okay, so there is a spelling mistake, it is final account. So the first point is objective of recording financial transaction. क्या objective होता है financial transaction को record करने का? तो इसको आप ऐसे समझिए कि कोई बिजनेस है, ठीक है, और उसके जो रिपोर्ट कार्ड हैं, राइट, बिजनेस के जो रिपोर्ट कार्ड हैं उसको आप एक साथ रख रहे हैं, पुटिंग टुगेदर रिपोर्ट कार्ड फॉर अ बिजनेस। तो वही कहा जा रहा है कि एम ये होता है कि जो भी लोग बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, अब कौन लोग बिज़नेस में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी स्टेक होल्डर की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कि ऑनर्स हो गए, राइट, कुछ मान लीजिए कि इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब ये स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, या कुछ मान लीजिए मैनेजर्स हो गए। सो दीज आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंड दे आर कॉल्ड स्टेक होल्डर। तो एम हमारा ये होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का कि जो भी इन बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं वो ये जान पाए कि बिज़नेस कैसा कर रही है, हाउ वेल, कितना अच्छा से बिज़नेस क्या कर रही है, और अभी वो फाइनेंशियली कहाँ पे स्टैंड कर रही है, मतलब एंटरप्राइज का परफॉर्मेंस पे और उसका फाइनेंशियल स्टेटस पे, इसके बारे में जानकारी मिलता है इसमें। तो ये मेन गोल है कि हमारे स्टेक होल्डर को हम एक्यूरेट ओवरव्यू प्रोवाइड करें एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस के बारे में और फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। तो ये पहला बात समझ में है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हम लोग डिस्कस किस बात की कर रहे हैं कि फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फाइनल अकाउंट होता क्या है और फाइनल अकाउंट का सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसे आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना स्कूल ईयर के एंड में, ठीक है, उसी प्रकार से फाइनल अकाउंट समझिए कि एक रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। ये क्या है, फाइनल अकाउंट क्या है, एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, किसी बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड है। इट इज़ अ रिपोर्ट कार्ड फॉर अ बिजनेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। ये जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना, दिस इज़ फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। सो दिस रिपोर्ट कार्ड इज़ फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और खासकर यदि हम बात करें तो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड होता है। तो अब इसका फोकस किस बात पे होता है, ये फाइनल अकाउंट को का सिग्निफिकेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फोकस किस बात पे होता है, एम ये होता है कि ये अकाउंट हमें बताता है कि जो बिजनेस है उसने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ उस बिजनेस को, ठीक है। तो ये सबसे पहला चीज़ है कि रिफ्लेक्ट प्रॉफिट और लॉस। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक स्नैपशॉट आपको प्रेजेंट करेगा कि जी बिजनेस का क्या अपना है, बिजनेस ने क्या खरीद के रखा है और क्या बिजनेस ने उधार लिया है किसी स्पेसिफिक टाइम पे। मतलब एक अल्टीमेट स्नैपशॉट होता है एसेट और लायबिलिटीज़ का। एसेट समझते हैं ना, एसेट का मतलब कि थिंग्स दैट बिजनेस ऑन, ठीक है, और लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, ऑज, क्या उधार लिया है। तो ये इसका मेन एडवांटेज है कि सबसे पहली बात क्या बताया आपको कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको रिपोर्ट कार्ड की तरफ प्रेजेंट करेगा। हम लोग फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बताया आपको कि फाइनल अकाउंट आपको प्रॉफिट या लॉस बताएगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, और आपको एक अल्टीमेट स्नैपशॉट देगा एसेट और लायबिलिटीज़ का। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हम लोग कन्वे करते हैं। तो इसको ऐसे समझिए आप कि ये एक तरह का हाईलाइट रील होता है कि बिजनेस क्या कर रही है, क्या वो पैसा बना रही है या नहीं बना रही है। अब यदि हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो समझिए कि हम बिजनेस का पिक्चर ले रहे हैं साल के अंत में, हम ये शो कर रहे हैं कितना मनी इसके पास है, कितना मनी इसने उधार लिया। तो समझिए कि इसके फाइनेंशियल हेल्थ का एक स्नैपशॉट है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब समझ में आया कि मतलब आप बिजनेस का एक पिक्चर ले रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर। इट डिपिक्ट्स द एंटरप्राइज फाइनेंशियल पोजीशन एट द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और ये बताता है कि कितना पैसा इसके पास है, कितना इसने उधार लिया। मतलब ये फाइनेंशियल हेल्थ का एक तरह का स्नैपशॉट होता है। हम लोग फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन। ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन में सबसे पहला टाइमिंग की बात आती है। तो टाइमिंग मतलब क्या होता है कि इसको ऐसे समझिए कि हम एक क्विक चेकअप कर रहे हैं बिजनेस का एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब टाइमिंग क्या है इसका, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इट्स जस्ट लाइक डूइंग अ क्विक चेकअप फॉर द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर। दूसरा बात करें हम लोग इसका प्रोसेस का, तो ट्रायल बैलेंस, हम लोग ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस का टाइमिंग कब होता है, तो एट द एंड ऑफ ईयर होता है, बिजनेस ईयर के एंड में। और इसका प्रोसेस क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ये श्योर करना होता है कि जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो ऑर्डर में हो और बैलेंस में हो। मतलब हम सारे लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। आपको पता ही होगा सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं। बेसिक चीज़ आपको याद रिकॉल कीजिए एक बार, जर्नल बना के उसको हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। आई होप यू रिमेंबर इट, राइट। तो
तो ये प्रोसेस होता है हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन का, कि हम सारे लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं और तब जाके हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। सो दिस इज़ हाउ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। तो अब सवाल ये उठता है कि फाइनल अकाउंट में क्या रोल है ट्रायल बैलेंस का, क्यों हम ट्रायल बैलेंस के बारे में जानें। देखिए, ट्रायल बैलेंस समझिए कि एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को आप ऐसे समझिए कि ये एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह का फाउंडेशन है। दिस इज जस्ट लाइक अ फाउंडेशन, ताकि आप रिपोर्ट कार्ड को, बिजनेस के रिपोर्ट कार्ड को प्रिपेयर कर सकें। सो दिस इज जस्ट लाइक अ फाउंडेशन, so that you can create the report card for the business। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस एक स्टार्टिंग पॉइंट है या फाउंडेशन है फॉर क्रिएटिंग द रिपोर्ट कार्ड। अब यदि हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो जो फाइनल अकाउंट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं कि कैसे बिजनेस कैसा कर रही है, तो सारा फाइनल अकाउंट जो है इसी ट्रायल बैलेंस पे विश्वास रखता है। तो फाइनल अकाउंट जिसके अंदर बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं रिलाई ऑन दिस ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा और बैलेंस शीट रहेगा। तो ये सभी हमारे फाइनल अकाउंट के कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस एक फाउंडेशन की तरह काम करता है फाइनल अकाउंट को ड्रॉ करने का। अब हम बात करते हैं कि बुक कीपिंग में क्या क्या इवोल्यूशन आया। सबसे पहला होता है हमारा मैनुअल सिस्टम। तो पहले क्या होता था कि ट्रायल बैलेंस बहुत ही ज़रूरी था, ताकि हम किसी बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड में एरर फाइंड कर सकें, यानी एरर डिटेक्शन में, ठीक है। तो पहले के समय में ट्रायल बैलेंस सुपर इंपॉर्टेंट था फॉर फाइंडिंग मिस्टेक इन द बिजनेस फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मतलब बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कुछ एरर है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलता था, ये हमें ट्रायल बैलेंस से पता चलता था, ठीक है। ये पहले के समय में होता था। ट्रायल बैलेंस वाज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग मिस्टेक इन बिजनेस फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फिर अब मॉडर्न सॉफ्टवेयर आ चुका है। इसमें क्या हुआ कि अब बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम आ चुके हैं, तो ट्रायल बैलेंस अब क्रिटिकल नहीं रहा, क्योंकि कंप्यूटर जो है मिस्टेक ऑटोमेटिकली चेक कर लेती है। तो मैनुअल सिस्टम जब था ना, उस वक्त ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी था, बहुत ही क्रूशियल था, ताकि हम जो भी फाइनेंशियल मिस्टेक्स है, जो भी मिस्टेक्स है, उसको फाइंड आउट कर सकें। लेकिन सॉफ्टवेयर के आने के कारण अब ट्रायल बैलेंस उतना क्रिटिकल नहीं रहा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली किसी मिस्टेक को डिटेक्ट कर देती है। एश्योरेंस की यदि हम बात करें तो ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या है कि ये श्योर करना होता है कि जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो पैसा जो जा रहा है उसके बराबर हो। मतलब कि डेबिट और क्रेडिट कॉलम जो ट्रायल बैलेंस में है वो मैच होना चाहिए ऑटोमेटेड सिस्टम में, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि ट्रायल बैलेंस कॉलम शुड मैचअप, ठीक है। जैसे कि पहले की मैनुअल सिस्टम में वो मैचअप होता था, वैसे अभी मैचअप हो, ठीक है। लेकिन अब कंप्यूटर उसको हेल्प करता है। तो ये हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम की बात हो गई। अब बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस का परसिस्टेंट इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला है प्रोफेशनल को क्या इंपॉर्टेंस है, आइए जरा देखते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, प्रोफेशनल को कैसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रायल बैलेंस। तो अकाउंटेंट हो गए या ऑडिटर्स हो गए, वो अभी भी इसको सुपर इंपॉर्टेंट फाइंड करते हैं। यानी जो प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट या ऑडिटर्स, दे स्टिल फाइंड इट सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो प्रोफेशनल की बात हो गई। ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, इट इज़ रिमेन क्रूशियल फॉर अकाउंटेंट एंड ऑडिटर। इनसाइट की बात करें तो समझिए कि एक तरह का स्नैपशॉट लेना हो गया एडजस्टमेंट करने से पहले। आप जो है जनरल लेजर का, जीएल का स्नैपशॉट ले रहे हैं, ठीक है। इससे पहले कि आप किसी एडजस्टमेंट को, प्री एडजस्टमेंट या पोस्ट एडजस्टमेंट से पहले, यू आर टेकिंग अ स्नैपशॉट ऑफ द जनरल लेजर। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब बात करें हम लोग एडजस्टेड अकाउंट बैलेंस की, तो दोस्तों इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो एडजस्टेड बैलेंस है ये एक्यूरेट नंबर है जिसे चाहिए हमें, ताकि हम प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकें। तो ये एडजस्टेड अकाउंट बैलेंस को हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में। टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ये जितने भी एडजस्टेड नंबर होते हैं ना, उसे हम लोग एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एडजस्टेड अकाउंट बैलेंस। तो फाइनल बैलेंस पोस्ट एडजस्टमेंट को, एडजस्टमेंट जब हमने कर लिया, फिर जो फाइनल बैलेंस आता है उसके लिए क्या नाम दिया जाता है? एडजस्टेड अकाउंट बैलेंस, ठीक है। अब देखिए एक टर्म को समझिए, ट्रायल बैलेंस के डिस्टिंक्शन के बारे में। पहला पॉइंट क्या है ट्रायल बैलेंस का डिस्टिंक्शन का पॉइंट? कि इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ट्रायल बैलेंस चाहे हम एडजस्ट करें या ना करें, तो ये एक रिपोर्ट कार्ड नहीं होता है अपने में, ठीक है। तो ये एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहलाता है। आइदर वी हैव एडजस्टेड द ट्रायल बैलेंस और वी हैव नॉट एडजस्टेड द ट्रायल बैलेंस, इट इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पर्पस। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है ना, ये एक तरह का टूल होता है जिसको हम फाइनेंशियल टूल बॉक्स के अंदर यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि सभी चीज़ें चेक में रहती हैं और ये श्योर
करना होता है कि नंबर सही तरीके से ऐड हो रही हो, ठीक है। तो ये एक तरह का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाता, दिस इज नॉट अ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ओके। इट इज जस्ट लाइक अ टूल विच इज यूज्ड इनसाइड द फाइनेंशियल टूल बॉक्स, इट हेल्प्स कीप एवरीथिंग इन चेक एंड मेक श्योर दैट नंबर एड्स अप करेक्टली। सो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का डिस्टिंक्शन है। इसका मैंने आपको ये एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। इट नॉट अ रिपोर्ट कार्ड ऑन इट्स ओन, और एक तरह का टूल होता है जिसको फाइनेंशियल टूल बॉक्स के अंदर यूज़ करते हैं। सभी चीज़ें ये चेक में रखता है और ये श्योर करता है कि नंबर सही तरीके से ऐड हो, और ये एक तरह का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहलाता है। अब देखिए ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ता है अकाउंट पे, आइए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि आप एक मनी डायरी रखे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी एंट्री हो रहे हैं ना, या तो जुड़ रहा है या वो घटा रहे हैं अलग अलग मनी कैटेगरी से। मतलब क्या हो रहा है कि यू आर आइदर डेबिट, यू आर जनरेटिंग डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इन द जनरल लेजर अकाउंट। तो जीएल अकाउंट में आप या तो डेबिट को जनरेट कर रहे हैं या क्रेडिट बैलेंस को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये इम्पैक्ट है, इसे रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। जैसे आप कभी रेंट पे करते हैं ना, ठीक है, तो आपका जो रेंट पेड कैटेगरी है, ठीक है, आपके मनी डायरी में वो डेबिट हो जाता है। तो रेंट पेमेंट जो है ना, रेंट पेड अकाउंट को डेबिट बैलेंस क्रिएट करता है, समझे। तो वही कहा जा रहा है किसी ट्रांजैक्शन का ये अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो भी एंट्री होगी या तो वो आपके अलग मनी कैटेगरी से ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। एग्जांपल के तौर पर आप रेंट पेमेंट का देख सकते हैं। तो रेंट पेमेंट के कारण क्या हुआ कि रेंट पेड अकाउंट में एक डेबिट बैलेंस क्रिएट हो गया। अब एक पॉइंट आती है टेम्पोरल कंसिडरेशन की। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आप पिछला महीना का रेंट अगले महीने में पे कर रहे हैं, तो अब क्या होगा बताइए, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि मार्च 2022 का रेंट आप अप्रैल 2022 में पे कर रहे हैं, तो आपका जो मनी डायरी है, या मनी डायरी बोलिए या आप रेंट पेड कैटेगरी की बात करें, रेंट पेड कैटेगरी की बात करें, तो इसका क्या होगा कि ये आपको राइट पिक्चर नहीं देगा। इट विल नॉट गिव यू द राइट पिक्चर। ये कितना आपने रेंट पे खर्च किया पूरे साल में मार्च एंडिंग तक, ऑब्वियस सी बात है नहीं देगा, क्योंकि आपने मार्च का रेंट तो अप्रैल में पे किया ना। तो रेंट पेड अकाउंट डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द फुल ईयर रेंट बाय मार्च 31। यही होता है टेम्पोरल कंसिडरेशन। ये एक सिनेरियो मैंने आपको बताया कि टेम्पोरल कंसिडरेशन कब आता है, कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप मार्च का रेंट अप्रैल में दे रहे हो और आपको पता ही है कि एक फाइनेंशियल ईयर जो है मार्च में समाप्त हो जाता है। तो ये जो रेंट पेड अकाउंट है ना, वो आपका फुल ईयर रेंट को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, समझ में। अब देखिए एक पॉइंट को समझिए जो कि हमारा टेम्पोरल मिसअलाइनमेंट। ये क्या होता है कि जो टाइमिंग, देखिए चैलेंज है हमारे सामने, एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि जो टाइमिंग मिक्सअप है वो मिस हो जाता है कि शोइंग योर टोटल स्पेंडिंग फॉर द ईयर। अब देखिए आपका जो मनी डायरी है ना, वो फुल्ली आपके सारे खर्चे को कैप्चर नहीं करेगा उस साल का। मतलब साल में जितना भी आपने एक्सपेंस किया है, साल में जितना भी आपका खर्चा है, उसको आपका मनी डायरी जो है, मनी डायरी वो सही तरीके से कैप्चर नहीं करेगा। इससे क्या होगा, इससे ऐसा लगेगा कि आपने कम खर्चा किया है लेकिन आपने ज़्यादा खर्चा एक्चुअली किया है। तो वही कहा जा रहा है कि जो ये हमारा इनकम्प्लीट रिफ्लेक्शन होता है एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग पीरियड के लिए। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टेम्पोरल मिसअलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने इस केस को देखा, ठीक है। तो टाइमिंग डिस्क्रिपेंसी जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिप्रेजेंटेशन को अफेक्ट करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो एक्सपेंस है उसको हम इनकम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए एक एग्जांपल को समझिए, इनकम्प्लीट रेंट रिप्रेजेंटेशन। देखिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपका जो प्रॉफिट रिपोर्ट है वो ज़्यादा पैसा शो कर रहा है एज कंपेयर टू व्हाट यू मेड। मतलब जितना पैसा आपने कमाया उससे ज़्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट आपका अमाउंट शो कर रहा है। तो यदि आप सारे रेंट को काउंट नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट तो बड़ा दिखेगा ही ना, क्योंकि ऑब्वियसली आपने मार्च का रेंट जो है अप्रैल में पे किया, तो इसीलिए आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो यही होता है हमारा इनकम्प्लीट रेंट रिप्रेजेंटेशन। कंसर्न क्या है कि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है रेंट पेड पे, वो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट को शो करेगा, ठीक है। और इसका रीजन भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि आपने सारे रेंट को सही तरीके से काउंट नहीं किया। अब इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। पहले प्रॉब्लम समझ में आया आपको। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो रेंट रिप्रेजेंटेशन है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि हमने फुल्ली ईयर रेंट को कंसिडर नहीं किया और इस कारण से मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो इसको फिक्स करने के लिए जो मिसिंग रेंट अमाउंट है उसको आपने रिकॉर्ड में ऐड कर लीजिएगा। तो जो मार्च 2022 का रेंट था
दो 5,000 रुपया मान लीजिए, उसको आप रेंट पेड अकाउंट में डेबिट कर लीजिएगा। तो इस तरह से रेक्टिफाई कर लीजिएगा आपको। तो इससे क्या होगा, इसका पर्पस क्या है कि ये जो एडजस्टमेंट है वो मिस्टेक को सही कर देगा और आपके जो ईयरली एक्सपेंस है, ईयरली जो खर्चा है उसको, रियल एक्सपेंस है उसको आपको ये शो करेगा। तो इसी को हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, एडजस्टमेंट। कैसे एडजस्टमेंट हमने किया कि हमने क्या किया कि जो मार्च 2022 का रेंट था 5,000 रुपया, उसको हमने रेंट पेड अकाउंट में ऐड कर लिया उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और इस प्रकार से जो हमारा एनुअल एक्सपेंस इनकरेक्ट रिफ्लेक्शन था उसको हमने रेक्टिफाई किया। अब एक बात करते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री की। देखिए दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अब इस एडजस्टमेंट का अपोजिट साइड में क्या होगा, व्हाट अबाउट द अदर साइड ऑफ दिस एडजस्टमेंट। तो आप क्या करेंगे, एक नोट ऐड करेंगे और बोलेंगे कि आपने इतना अमाउंट उधार लिया, ठीक है, और उसको कहाँ रिकॉर्ड एंट्री करेंगे, एक्रूड एक्सपेंस में या रेंट पेबल में, ठीक है। तो एक नोट ऐड करेंगे, क्रेडिट एंट्री होगा, ठीक है, जिसमें आप कहेंगे कि यू ऑ दिस अमाउंट, और एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे किस प्रकार से, एक्रूड एक्सपेंस या रेंट पेबल में, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्लिगेशन एक्नॉलेजमेंट की। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें सबसे पहले सिचुएशन को समझिए। आपने 1 महीना का ऑफिस रेंट उधार लिया, ठीक है, यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे 1 मंथ ऑफिस रेंट टू द लेसर, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। इसको कैसे रिफ्लेक्ट किया जाएगा, तो ये जो ऑब्लिगेशन है ये एक समझिए कि बिल है जिसको आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, और ये आपका एक प्रॉमिस को शो कर रहा है कि आप एक पे करेंगे, आपका प्रॉमिस है कि आप इसे पे करेंगे एक अकाउंट में जिसका लेवलिंग क्या किया गया है, एक्रूड एक्सपेंस, ठीक है। सो दिस ऑब्लिगेशन शोज अ प्रॉमिस टू पे इन एन अकाउंट विच इज लेवर्ड एज एक्रूड एक्सपेंस या रेंट पेबल अकाउंट। तो एक रिमाइंडर है कि अभी भी आपको उस बिल को सेटल करना है, समझे, तो यही बताया जा रहा है। अब बैलेंस शीट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपका जो मनी डायरी है ये यदि शो कर रहा है कि आपने पैसा उधार लिया है, तो ये एक तरह का IOU नोट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए $5,000 का क्रेडिट एंट्री है रेंट पेबल अकाउंट में। इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रॉमिस किया है कि आप उस अमाउंट को पे करेंगे, और ये आपके ओवरऑल फाइनेंशियल पिक्चर यानी बैलेंस शीट का लायबिलिटी का पोर्शन शो कर रहा है, समझे। तो जो भी हमारे लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस शीट का लायबिलिटी का पोर्शन होता है, यही चीज़ समझाया जा रहा है। चलिए अब जरा बात करते हैं कि एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम कैसे किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि जो द अकाउंट होल्डिंग योर प्रॉमिस, जो भी अकाउंट आपके प्रॉमिस को होल्ड कर रहा है उसको आप रेंट पेबल, जैसे कि एग्जांपल है रेंट पेबल का, ठीक है। पर्पस ये है कि ये जो नाम है ना वो आपको रिमाइंड करेगा या दूसरे को भी रिमाइंड करेगा कि अभी भी आपका उधार बाकी है और ये एक तरह का लायबिलिटी है। यदि हम नेचर ऑफ एंट्रीज की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ एंट्रीज, सबसे पहला पॉइंट है नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये जो एडजस्टमेंट है वो समझिए कि आप अपने मनी डायरी को फिक्स कर रहे हैं बिना खर्च किए हुए या ज़्यादा कमाए हुए। सो दिस एडजस्टमेंट एंट्रीज एट ईयर एंड आर नॉट द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ये श्योर करना कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट रहे, वो फेयर रहे, आपके मनी अफेयर का सही स्टेट वो शो करे। अब देखिए दोस्तों, कुछ टर्मिनोलॉजी आएगा सामने। पहला टर्मिनोलॉजी आता है हमारा एडजस्टमेंट एंट्री। ये क्या होता है, तो ये सभी एंट्री को ऐसे समझिए कि जो आपने मनी डायरी में करेक्शन कर रखा है ना, ठीक है, मतलब आप जो आपने एंट्रीज दे रखा है करेक्शन के लिए, तो उसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं। इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है ये श्योर करना कि जो आपका रिपोर्ट है वो रियली बताए कितना पैसा आपके पास है और कितना पैसा आपने उधार लिया। इट फैसिलिटेट एक्यूरेट पोर्ट्रेयल ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब समझ में आया, इसका क्या पर्पस है ये समझ में आया। तो एडजस्टमेंट एंट्री होता क्या है कि बेसिकली ये करेक्शन नोट होता है आपके मनी डायरी में। इसका पर्पस क्या है, ये श्योर करना कि जो आपका रिपोर्ट है वो सही में बताए कितना पैसा आपके पास है, कितना पैसा आपने उधार लिया है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं, आइए जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एजम्पशन है AS1। इमेजिन कीजिए कि एक बेसिक रूल है अकाउंटिंग में जिसको हम लोग एक्रूअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रूअल। एक्रूअल क्या है, एक्रूअल एक बेसिक रूल है। कहाँ का बेसिक रूल है, अकाउंटिंग का बेसिक रूल है, ठीक है। तो समझिए कि एक फाउंडेशन होता है जो कि सभी चीज़ों को सपोर्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रूअल बोलते हैं, और इसको हम लोग AS1 भी बोलते हैं। अब एक होता है IND AS1। ये क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है कि कंपनी जो है ना एक्रूअल आइडिया को फॉलो करे। मतलब ये हुआ कि वो फोकस करे वो उन ट्रांजैक्शन पे जो कि हो रहा है, ठीक है, और इस पे फोकस नहीं करे कि कब कैश मूव करेगा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है, इट मैंडेट्स एंटिटीज टू यूज द एक्रूअल बेसिस।
तो ये मैंडेट करता है कि यू एक्रूअल बेसिस को यूज करें एक्सक्लूडिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि एक गाइडेंस होता है कंपनी के लिए कि वो बताता है कि हाउ टू हैंडल देयर मनी रिकॉर्ड। ये कहता है कि हे फोकस ऑन द ट्रांजेक्शन व्हेन देयर एक्चुअली हैपन, नॉट व्हेन जस्ट द कैश इज मूविंग। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप कलम बेच रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्रूअल क्या होता है इसको समझना। इमेजिन कीजिए कि आप कलम बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि चाहे आपको पैसा ना मिला हो उन सभी पेन का जिसको आपने बेचा है, आप अभी भी उस सेल को रिकॉर्ड करेंगे जब वो सेल हो रहा है। तो ये किसको बोलते हैं हम लोग, कैश मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं, एक देखिए कैश, पहले समझिए कि कैश मूवमेंट क्या होता है। कैश मूवमेंट का मतलब आप पेन बेच रहे हैं और पेन बेच रहे हैं लेकिन आपको पैसा नहीं मिल रहा है, खाली लोग पेन लिए जा रहे हैं, उधार पे दिए रहे हैं। तो कैश मूवमेंट ये कहता है कि आपको रिकॉर्ड करना है उस एक्रूअल बेसिस के अनुसार। दूसरा पॉइंट है टाइमिंग मैटर। मतलब यदि आपने आज पेन बेचा और कस्टमर आपको अगले महीना पेमेंट करेगा तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि कैश को वेट मत करो कि कैश कब आएगा आपके हाथ में, आप उसको सेल को आज का आज ही रिकॉर्ड करो जब एक्चुअली आपने सेल किया, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर। ये आपको बताता है, पूरा पिक्चर को दर्शाता है। यदि आप केवल कैश मूवमेंट पे ध्यान देंगे ना तो हो सकता है कि आप सेल्स को मिस कर जाएं या कुछ खर्चे को मिस कर जाएं जो कि हो रहा है लेकिन कैश अभी तक आया नहीं है। तो बेसिकली एक्रूअल बेसिस जो है ना ये इंश्योर करता है कि जो आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो एक एक्यूरेट और कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करे। समझ में? तो यही चीज है। तो ये हमारा AS1 है। AS1 कहता है हमारा एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट, ठीक है। एक्रूअल इज अ फाउंडेशन अकाउंटिंग एजम्पशन। मतलब ये एक्रूअल का मतलब ये समझ में कि जब ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी वक्त हमें उसका एंट्री अपने रिकॉर्ड में करना है, चाहे कैश हमें बाद में ही क्यों ना मिले। ये एक्रूअल बेसिस होता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्रूअल बेसिस, क्योंकि आगे भी आपको ये काम आएगा। अगला पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्रूअल बेसिस का क्या मीनिंग है उसको जरा देखते हैं। So let's see what is the accrual basis in financial statement। तो देखिए IND AS1 का रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ IND AS1, तो देखिए दोस्तों पहला पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि जब कंपनी अपना मनी रिपोर्ट बनाती है ना तो उसको अपना एक्रूअल आइडिया को यूज करती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है कंपनी के द्वारा वो एक्रूअल बेसिस के पे प्रिपेयर किया जाता है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को सारे पैसे को इंक्लूड करना है जो कि उसने अर्न किया, जो कि उसने खर्च किया एक सर्टेन टाइम में। मान लीजिए कि ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर जितना भी कंपनी ने अर्न किया, जितना भी कंपनी ने स्पेंड किया वो सारे के सारे पैसे को इंक्लूड करना होता है, ठीक है। ये चीज कर रहा है मतलब व्हेन कैश हैंड चेंज, एक चीज होता है दोस्तों, कैश चेंजेस हैंड, ठीक है। तो हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम एक्रूअल बेसिस की जब बात कर रहे हैं तो एक्रूअल बेसिस किस पे फोकस करता है कि फाइनेंशियल इवेंट एक्चुअली हो कब रहा है। इट फोकस ऑन व्हेन फाइनेंशियल इवेंट एक्चुअली हैपन रिगार्डलेस ऑफ कैश फ्लो टाइमिंग, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है एक्रूअल बेसिस का, ये मेथड इंश्योर करता है कि जो रिपोर्ट है वो हमें कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करे कि कंपनी फाइनेंशियली क्या कर रही है, जिसके अंदर सारा का सारा इन और आउट्स होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि कैश मूव नहीं कर रहा है सही तरीके से, उसका भी जिक्र होगा। तो मतलब कि आप फुल स्टोरी बता रहे हैं, यू आर टेलिंग द फुल स्टोरी, राइट। आप केवल एक पार्ट नहीं बता रहे हैं जहाँ पे मनी फिजिकली हैंड चेंज कर रहा है, वो आप फुल स्टोरी बता रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है इट इंश्योर्स कॉम्प्रिहेंसिव डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसे कहते हैं हम लोग एक्रूअल बेसिस डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा अनपेड एक्सपेंस एंड अनरिसीव्ड इनकम। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इमेजिन कीजिए कि आपके पास बिल है पे करने को, लेकिन आपने उसे पेमेंट नहीं किया, या मान लीजिए कि आपने पैसा कमाया लेकिन आपको मिला नहीं अभी तक। वही कहा जा रहा है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। मतलब जैसे बिल का एग्जांपल है, बिल आ गया है अभी आपने पेमेंट नहीं किया, उसके अलावा जो इनकम ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं किया। मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने पैसा अर्न किया लेकिन अभी तक आपको पैसा मिला नहीं है। तो ये दो सिनेरियो है। तो आप बेसिकली इसका ऐसा नीड क्या है, व्हाट इज द नीड। तो आप ये श्योर करना चाहते हैं कि आपका जो मनी है वो ट्रूली रिफ्लेक्ट करे क्या हो रहा है, चाहे कैश ने हैंड चेंज ना भी किया हो। मतलब यू आर एडजस्टिंग एंट्री टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द बिजनेस फाइनेंशियल स्टेट, ठीक है। तो ये हमारा अनपेड एक्सपेंस कहलाता है। दूसरा है नेचर ऑफ एडजस्टिंग एंट्री। तो एडजस्टिंग एंट्री समझिए कि मैजिक फिक्सेस होता है आपके मनी डैडी में, ठीक है। ये क्या एडजस्टिंग एंट्री क्या है दोस्तों, दिस इज जस्ट लाइक अ मैजिक फिक्सेस,
ठीक है। आपके मनी डैडी में मैजिक फिक्सेस को हम लोग एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं, वो इसको एक्यूरेट स्टोरी में कन्वर्ट करता है। तो मेन बात है टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब क्या हुआ कि आप इन सभी फिक्सेस को करते हैं इससे पहले कि आप अपना बिग मनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करें, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने से पहले आप एडजस्टिंग एंट्री करते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि आपका जो अकाउंटिंग स्टोरीज है वो काफ़ी, फाइनेंशियल स्टोरी काफ़ी करेक्ट होता है। यदि हम एडजस्टिंग एंट्री के कंपोनेंट्स की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ एडजस्टिंग एंट्री, सबसे पहला आता है इन्वॉल्वमेंट। इसको आप ऐसे समझिए कि आप रिलेटेड एंट्री को पेयर अप कर रहे हैं, यू आर पेयरिंग अप रिलेटेड एंट्रीज। जो हमारे रिलेटेड एंट्रीज है उसको आप पेयर अप कर रहे हैं, राइट। तो ये जैसे मान लीजिए कि आपने आपने रेंट, आपका रेंट अभी उधार पे है, रेंट अभी दिया नहीं आपने, तो एक एंट्री कहेगा जो कहेगा कि यू ओ द रेंट, ठीक है, और दूसरा एंट्री कहेगा यू हैव स्पेंट द रेंट, समझे। तो वही कहा जा रहा है कि टिपिकली एक बैलेंस शीट अकाउंट रहेगा, जैसे इंटरेस्ट पेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल के तौर पर जैसे आप जो है रेंट पेबल को पेयर अप कर दिए रेंट एक्सपेंस के साथ, इंटरेस्ट पेबल को पेयर अप कर दिए इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ, समझे, अपने मनी डैडी में। तो ये हमारा एडजस्टिंग एंट्री का कंपोनेंट्स होता है, मतलब रिलेटेड एंट्री को आप पेयर अप कर रहे हैं, राइट। तो ये एक पॉइंट समझाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस एडजस्टिंग एंट्री का पर्पस क्या होता है। पर्पस ये होता है कि आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, वो आपको एक ट्रू और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करे। ये सबसे बड़ा इसका पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव यही है इसका। यदि हम इसका अलाइनमेंट की बात करें तो एडजस्टिंग एंट्री ये श्योर करता है कि आपका जो मनी रिकॉर्ड है वो मैच करे कितना पैसा रियली वर्क कर रहा है, मतलब कि ब्रिंग द कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन लाइन विद द एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली ये श्योर करना होता है कि आपका मनी डायरी जो है कोई इंपॉर्टेंट डिटेल तो मिस नहीं कर रहा है। यही पर्पस है हमारे एडजस्टिंग एंट्री का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंट्रीज फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि इसको ऐसे समझिए कि आप ये श्योर कर रहे हैं कि जो आपका मनी डैडी है ना वो एक ऑनेस्ट स्टोरी टेलर है आपके बिजनेस के बारे में। मतलब ये इंश्योर करना कि जो आपका लेजर अकाउंट है वो डिपिक्ट कर रहा है एक्यूरेट और फेयर बिजनेस पिक्चर को। इसके कैटेगरीज की बात करें, इसके अंदर कुछ एंट्रीज होते हैं जैसे कि वियर एंड टीयर, जो डेप्रिसिएशन होता है वही होता है ना, वियर एंड टीयर। तो इसके अंदर कुछ एंट्रीज होते हैं वियर एंड टीयर से रिलेटेड, ठीक है। या आप मान लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि गुड्स का वो वैल्यू जो कि आपके पास है लेकिन अभी तक आपने उसे बेचा नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है ना कि गुड्स का वो वैल्यू जो आपके पास है लेकिन अभी तक आपने उसे बेचा नहीं है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स बोलते हैं। तो ये इसके अंदर हमारा यही पॉइंट समझाया जा रहा है कि ये श्योर करना कि जो आपका मनी डैडी है वो एक ऑनेस्ट स्टोरी टेलर है आपके बिजनेस के बारे में। और इसके अंदर स्पेशल एंट्रीज होता है वियर एंड टीयर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। यदि हम डेप्रिसिएशन एंट्रीज की बात करें तो समझिए कि ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक्नॉलेज करेगा कि जो आपका एसेट है, राइट, जैसे कि एसेट के तौर पर जैसे कि आपका इक्विपमेंट हो गया, राइट, इक्विपमेंट हो गया या आपका मशीनरी हो गया, जो भी आपका एसेट है वो अपना टाइम वैल्यू लूज करता है, राइट, इट लूजेज वैल्यू बिट बाय बिट as time goes on। वही कहा जा रहा है it reflect the gradual reduction in the value of asset over the time। और डेप्रिसिएशन एंट्री का मेथड क्या है, आप अपने मनी डायरी में एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है ना उसको शो करने के लिए आप एडजस्टमेंट करते हैं, यू डू द एडजस्टमेंट, यू एडजस्टमेंट मेड टू द अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन इन द लेजर। तो इसमें जो आपकी मनी डायरी में जो वैल्यू कम हो रहा है उसके लिए आप एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। एंड द रीजन बिहाइंड इज डेप्रिसिएशन, वियर एंड टियर इज द रीजन, राइट। तो ये तो एक एडजस्टमेंट आपको समझाया मैंने डेप्रिसिएशन का। और एक दूसरा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैंने आपको बताया था ना क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कि मतलब कि जो गुड्स आपके पास है लेकिन आपने उसे अभी तक बेचा नहीं है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक एंट्रीज में देखिए एडजस्टमेंट कैसे होता है। यहाँ पे गोल है ऐसा समझिए कि आपके पास कुछ गुड्स हैं, यू हैव सम गुड्स लेफ्ट, कुछ गुड्स जो है आपके पास बचा हुआ है आपके स्टोर में, साल के अंत होने पर कुछ गुड्स जो है आपके स्टोर में बचा हुआ है। तो आप चाहेंगे ना आपके मनी रिपोर्ट उसका एक्यूरेट वैल्यू शो करे, आपका जो मनी रिपोर्ट है वो उसका एक्यूरेट वैल्यू शो करे, आप चाहेंगे। तो ये हमारा गोल है क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टिंग एंट्री का। अब सवाल ये उठता है कि कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, हाउ टू डू दिस एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप स्पेशल नोट्स बनाते हैं अपने मनी डायरी में, यानी आप एंट्री बनाते हैं अपनी मनी डायरी में ताकि ये सभी अनसोल्ड गुड के स्टॉक को आप वहाँ पे मेंशन कर सकें, राइट। तो आपके जो मनी डायरी है, आपका जो लेजर है, उसमें एक स्पेशल नोट बनता है, यहाँ पे आप इन सभी एंट्रीज को डालते हैं। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डिटेल डिस्कशन।
तो दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम डीपर जाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से एडजस्टमेंट काम कर रहा है, खासकर यदि वो डेप्रिसिएशन की बात आती है, क्लोजिंग स्टॉक की बात आती है, ठीक है, तो ये श्योर करना कि आपका मनी रिकॉर्ड स्पॉट ऑन रहे, राइट। अब देखिए एक पॉइंट को समझिए। पहला पॉइंट क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बट अनपेड। मतलब क्या होता है कि इमेजिन कीजिए कि आपने मार्च में काम किया, लेकिन बॉस आपको अप्रैल में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मार्च सैलरी इनकर्ड बट पेड इन अप्रैल। मतलब आपने मार्च में काम किया, लेकिन आपका जो बॉस है वो अप्रैल में पे कर रहा है। इसका एग्जांपल है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट अनपेड। तो इसका एंट्री कैसे होगा? तो आपने मनी डायरी में कैसे एंट्री करेंगे? तो आप लिखेंगे कि आपने पैसा खर्च किया सैलरीज पे, दैट मीन्स डेबिट चार्जेस सैलरी अकाउंट एंड क्रेडिट सैलरी पेबल अकाउंट, ठीक है। तो ये इसका एंट्री होगा। मतलब एक्सपेंसेस इनकर हो गया, लेकिन अभी तक पेड पेमेंट नहीं हुआ है। तो आप लिखेंगे कि सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सैलरी पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो चार्जेस अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, सैलरी पेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सपेंस को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी चीज का पेमेंट कर दिया, लेकिन अभी अभी वो चीज होना नहीं है, तो इसको समझिए कि ऐसे समझिए कि आप पैसा लेंड कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो आप इसे एक्सपेंस अभी तक नहीं मानेंगे, रेदर आप इसे डेटर के रूप में कहेंगे। मतलब पेयर जो है उसे डेटर के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम एंट्री। तो इसको आप कैसे पिक्चर करेंगे? इसको आप पिक्चर कीजिए कि आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट पे, ठीक है। यू आर अर्निंग इंटरेस्ट ऑन एफडी, लेकिन आपको अभी तक इंटरेस्ट मिला नहीं है। आपने इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, लेकिन आपको अभी तक इंटरेस्ट मिला नहीं है। तो इसका एंट्री आप कैसे करेंगे? आप नोट करेंगे कितना पैसा आपने अर्न किया, यानी आपका इंटरेस्ट इनकम कितना है, और आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल अमाउंट कितना है। आप दोनों को नोट करेंगे। यू नोट डाउन द मनी यू अर्न एंड समवन ऑज यू दिस अमाउंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ? समवन ऑज दिस अमाउंट, ठीक है। मतलब इतना अमाउंट जो है आपको मिलने वाला है इंटरेस्ट के रूप में। तो इसका एंट्री इस प्रकार से होगा। ये होता है हमारा एक्रूअल इनकम एंट्री, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा रिसीव्ड इनकम नॉट एक्रूड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको पेमेंट तो मिल गया किसी चीज के लिए, लेकिन आपने अभी तक काम नहीं किया। तो इसको कैसे आप नोट करेंगे? तो इनकम रिसीव हुआ, लेकिन आपने अभी तक काम नहीं किया उसके लिए। तो इसको इसको एंट्री करने के लिए आप क्या करेंगे कि अपने मनी डायरी में आप मनी रिसीव को रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी कि रेंट तो हमें मिल गया, रेंट रिसीव्ड या मनी रिसीव्ड, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन आप ये भी नोट करेंगे कि आपने कुछ तो उधार लिया है रिटर्न में, जैसे कि कुछ एडवांस रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो ये प्री पेमेंट होता है, ये उस सर्विस के लिए जो कि आपने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिसीव्ड इनकम नॉट एक्रूड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लोन एंड इंटरेस्ट सिनेरियो की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है लोन एंड इंटरेस्ट सिनेरियो की? दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी पैसा बोरो करती है किसी बैंक से 1 मार्च 2022 को, ठीक है। 1 मार्च 2022 को कोई कंपनी है बैंक से पैसा बोरो करती है। तो अकाउंटिंग पीरियड जो है ना, बिजनेस को अपना पैसा का ट्रैक रखना है, ठीक है। कब से? 1 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। बिजनेस अपने मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 तक, तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो है बिजनेस अपने मनी का ट्रैक रख रही है। तो सबसे पहला आता है इंटरेस्ट पेमेंट टाइमिंग। मतलब क्या हुआ कि कंपनी को सपोज है कि वो पहला इंटरेस्ट पेमेंट करेगी 1 जून को, ठीक है। 1 जून को इसका पहला इंटरेस्ट पेमेंट होगा कंपनी का। लेकिन हुआ क्या, 31 मार्च को देखा गया कि जो कंपनी ने कोई पेमेंट ही नहीं रिकॉर्ड किया है इंटरेस्ट का, जो कि देखिए 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ उसका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये मिसमैच हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको? तो अब सवाल ये उठता है कि एडजस्टिंग एंट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चाहे कंपनी जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेली इनकर कर रही है, लेकिन मार्च के अंत तक इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, इसे ही कहा गया है गैप, नो रिकॉर्डेड पेमेंट डिस्पाइट डेली इंटरेस्ट। डेली इंटरेस्ट खर्चा हो रहा है लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि जरूरी क्या है, क्या क्यों यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री की जरूरत है? तो एडजस्टिंग एंट्री बनाने से क्या होगा कि ये गैप को हम फिक्स कर सकेंगे और ये श्योर कर सकेंगे कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो करेक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस को शो कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा एडजस्टिंग एंट्री का क्या जरूरत है, कि जो हमारा ये गैप है कि हम इंटरेस्ट हम पेमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि जबकि मेरा डेली इंटरेस्ट एक्सपेंस हो रहा है, तो इस गैप को फिल करने के लिए हम लोग एडजस्टिंग एंट्री का हेल्प लेते हैं। अब एडजस्टिंग एंट्री के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला एडजस्टिंग एंट्री क्या इंश्योर करता है? एडजस्टिंग एंट्री इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डेली इंटरेस्ट कॉस्ट को ट्रूली रिफ्लेक्ट करे। इट ट्रूली रिफ्लेक्ट द डेली इंटरेस्ट कॉस्ट, ये एडजस्टिंग एंट्री इंश्योर करता है। अलाइनमेंट की बात करें, मतलब ये हुआ कि जो आपका मनी डायरी है ना, वो मनी डायरी मैच अप करेगा कि आपके बोरोड मनी के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड को आप इकोनॉमिक रियलिटी के साथ अलाइन करवाइए,
समझे। इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड सिंक में रहेगा रियल वर्ल्ड के सिचुएशन के साथ। अब देखिए इंटरेस्ट पेमेंट टाइमिंग की यदि हम बात करें तो रियलिटी क्या है वो देखिए। कंपनी को स्केड्यूल था कि वो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट करेगी 1 जून 2022 को, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है 31 मार्च, मतलब जो हमारा कंपनी है वो अपने बुक को क्लोज कर रही है अकाउंटिंग पीरियड का 31 मार्च 2022 को। फिर बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेसी की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत क्रूशियल है, इट इज वेरी क्रूशियल टू इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑर्ड अंटिल मार्च 31 मार्च 2022, ठीक है, टू रिपोर्ट द कंपनी प्रॉफिट एक्यूरेटली। मतलब कि ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी इंटरेस्ट 31 मार्च 2022 तक ऑ किए उसको इंक्लूड करें ताकि कंपनी के प्रॉफिट को एक्यूरेटली रिपोर्ट कर सकें। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंटरेस्ट को हमने शो किया, इससे कंपनी इंश्योर करती है कि इसके प्रॉफिट का एक ऑनेस्ट पिक्चर मिलेगा जो कि एक मार्च 2022 को साल खत्म होगा तब, ठीक है। यदि हम बात करें अलाइनमेंट विद इकोनॉमिक रियलिटी की, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है ना एक्चुअल इकोनॉमिक इवेंट से मैचअप होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड अलाइन विद द इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है, एक्चुअल इकोनॉमिक इवेंट। ऐसा नहीं कि जब मनी पेमेंट हुआ तब, ऐसा नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इकोनॉमिक इवेंट से अलाइन होगा, पेमेंट डेट से नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे ये श्योर किया जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रूली रिफ्लेक्ट करे कि कैसे कंपनी फाइनेंशियली कर रही है, एक प्रिंसिपल को फॉलो करे जो कि रिपोर्ट दैट रिपोर्ट शुड मिरर द रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन। तो फ्रेंड्स ये पहला पार्ट था हमारे यूनिट 13 के लेक्चर का। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में आगे के डिस्कशन को जारी रखेंगे। धन्यवाद।